मेरे डियर साथियों, आपका स्वागत है आपके परिवार GW में। तो मेरे डियर साथियों, आज जो है ना आपके लिए कुछ खास मतलब क्लास 10th जो मैथ है, इसमें भाई हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है त्रिभुज ट्रायंगल। बहुत बढ़िया सर, हमारे एग्जाम में ये जो चैप्टर आने हैं, मुझे पता है ना आपके एग्जाम में ये चैप्टर आना है, इसलिए तो मैं करा रहा हूँ आपको एग्जाम से पहले हो जाएगा। टेंशन ना लेने का, आपको टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो त्रिभुज पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मस्त जो है ना चैप्टर है, अगर आपने समझा तो, है ना, और समझोगे तो, है ना, क्योंकि हम तो एकदम बेसिक से चलते हैं, एकदम एक एक चीजों को उड़ाते हुए चलते हैं, है ना। तो बातें नहीं करना, आप समझते हैं। अब भाई शब्द क्या लिखूंगा? त्रिभुज। शब्द क्या लिखूंगा? त्रिभुज। तो ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों, तीन कोण हो, उसको त्रिभुज कहते हैं, पता है ना। ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हैं और तीन कोण है, वो आपका त्रिभुज है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। जैसे मान के चलो ये आकृति क्या है? एक त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं, ये एक, ये और एक ये, और तीन कोण है। तो तीन कोण और तीन भुजाओं वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। और भैया जो त्रिभुज है, एक जो है ना बहुभुज के अंतर्गत आता है। बहुभुज मतलब एक से ज्यादा है जिसमें भुजाएं होती हैं, या फिर ऐसा बोल लो जिसमें दो से ज्यादा भुजा हो, वो क्या है? बहुभुज होता है। जिसमें दो से ज्यादा भुजाएं होती हैं वो बहुभुज होता है। तो त्रिभुज भी भैया एक क्या है? त्रिभुज भी क्या है? एक बहुभुज के अंतर्गत आता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण है, वो त्रिभुज होता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर इतनी सी दिक्कत नहीं है सर, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, अब आ जाओ बेटा। अब भाई हमें जो त्रिभुज है, हमें त्रिभुज है वो कितने टाइप के देखने को मिलते हैं? तो भाई त्रिभुज जो है ना हमारे सामने तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। हमारे सामने जो त्रिभुज है वो तीन टाइप के देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के सर? तीन टाइप के। पहला सर हमें मिलता है समकोण त्रिभुज। बहुत बढ़िया सर, हमें समकोण त्रिभुज मिलता है। कौन सा त्रिभुज मिलता है? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का ये साइन है। दूसरा सर हमें जो है ना सम सम द्विबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज मिलता है। हाँ यार, सम द्विबाहु, देखो सम द्विबाहु त्रिभुज मिलता है। ठीक है। और तीसरा भाई हमें मिलता है समबाहु। क्या बोला बेटा? क्या बोला मैंने? समबाहु। तो तीसरा हमें त्रिभुज मिलता है बेटा समबाहु त्रिभुज। तो ये तीन टाइप के त्रिभुज हमें देखने को मिलते हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, कौन सा त्रिभुज बेटा? समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो भाई ऐसा त्रिभुज, ध्यान से सुनना, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज, कैसा? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि समकोण का मतलब 90 ही तो होता है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री ही हो तो है बेटा। समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री। हाँ, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो समकोण होता है। वो क्या होता है? समकोण होता है। ये बात आपको याद रखना। तो और समकोण त्रिभुज को इस साइन से व्यक्त करते हैं, मतलब ये आपका 90 डिग्री है। ओके, चलो। अब बेटा समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खासियत है, उनको सुन लो। देखो बेटा, अगर समकोण त्रिभुज में एंगल यहां बन रहा है, ध्यान सुनना मेरी बात, कुछ बातें मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनो। अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज में एंगल यहां, अगर कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, एंगल यहां बन रहा है, तो बेटा समकोण त्रिभुज में जो एंगल होता है उसके सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। क्या होता है? लंब। और लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर है। हाँ सर, यहां से अगर आप देख रहे हो तो ये लंब होगा, लेकिन बेटा कोण यहां बन रहा है तो ये लंब है। लंब, कोण के सामने लंब होता है। अगर ध्यान रखना, अगर कोण आपका ये है, कोण आपका ये है, तो लंब आपका ये भी हो सकता है ना। कोण के सामने लंब होता है, तो कोण आपका यहां बन रहा है तो लंब ये भी हो सकता है। ठीक है सर, चलो। अब हम सर यहां देख रहे हैं कि यहां से बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, लंब ये हो जाएगा। आगे बात सुनो बेटा, जो लंब होता है, इस लंब के सामने जो होता है वो आपका कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, जिसको इंग्लिश में ना बेटा हम हाइपोटेनियस बोलते हैं।
हाइपोटेनियस बोलती है। तो ये आपका हाइपोटेनियस है कर्ण। और जो बचा वो आधार होता है। वो क्या होता है? आधार। तो भाई मैंने समकोण त्रिभुज की एक विशेषता बताई, समकोण त्रिभुज की खासियत बताई। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है। क्लियर हुआ बातें? क्लियर हुई बातें? टेंशन नहीं लेने का, आपको समझ में आया? कोण के सामने लंब, लंब के सामने कर्ण, और जो बचा वो आधार। आधार को इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बेस आपको इंग्लिश में नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये समकोण त्रिभुज है। अब बेटा ये समकोण त्रिभुज है, और भाई समकोण जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु हो सकता है। ध्यान रखना, जो समकोण त्रिभुज है वो आपका समद्विबाहु भी हो सकता है। ये जो समकोण त्रिभुज है ना, ये आपका समद्विबाहु भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? समद्विबाहु, ठीक है ना। अभी याद रखना। अब दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु। तो देखो बेटा समद्विबाहु, देखो लिखा हुआ है समद्विबाहु, मतलब ऐसा त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसमें, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं, दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना, बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास ये त्रिभुज है, इसकी ये वाली दो भुजाएं बराबर है, जैसे ये भी ए है और ये भी ए है और ये बी है। तो अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु है। तो ये क्या है? समद्विबाहु। तो भाई ये जो आपका समकोण त्रिभुज होता है ये भी आपका समद्विबाहु हो सकता है ना। जैसे ये मैंने समकोण बना दिया, जैसे मान के चलो ये ए है और ये भी ए है, नहीं नहीं ये ए है, ये भी ए है और ये बी है। तो अगर कोई दो, ये 90 डिग्री का कोण है, देखो 90 डिग्री का होने के कारण ये समकोण तो है। अब समकोण तो है, साथ में समद्विबाहु भी बन गया। तो समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। और समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर हो गई बात? कोई परेशानी है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बेटा समबाहु त्रिभुज क्या होता है? कौन सा त्रिभुज बेटा? समबाहु त्रिभुज। हम यहाँ समझा रहे हैं समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज, आप थोड़ी सी कम जगह में एडजस्ट कर लेना, समझ जाना, है ना। समबाहु त्रिभुज, तो बेटा समबाहु त्रिभुज है ना, एक ऐसा त्रिभुज होता है। ध्यान रखना, ये शब्द जो मैं आपके मेरे मुंह से बोल रहा हूँ ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो बेटा? बराबर। जैसे ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण, देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों कोण बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण, तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं उसको समबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको समबाहु बोलते हैं। ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो तीनों भुजाएं और तीनों कोण जिसमें बराबर है वो आपका समबाहु त्रिभुज है। और ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का। ये भी आपको याद रखना है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। तो ये त्रिभुजों से संबंधित आपके कुछ जो आपको त्रिभुज पढ़ना ही था, तो त्रिभुज से संबंधित मैंने कुछ जानकारी आपको बताई है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें भाई यहाँ पर विशेषली जो त्रिभुज है इस त्रिभुज की समरूपता समझनी है ना। लेकिन समरूपता समझने से पहले सर्वांग समता भी समझनी पड़ेगी। तो आइए हम पहुंचते हैं अब त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग समता पर। उसको करने के बाद ठीक है, उसकी जो कुछ कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, ठीक है ना बेटा। चलो मेरे डियर साथियों, सबसे पहले देखो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। हमें इस चैप्टर में भाई हमें पता है चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। तो भाई त्रिभुज से संबंधित हमें कुछ चीजें पढ़ना पड़ेंगी, जैसे सर्वांग क्षमता, समरूपता। ये शब्द जो है ना क्या होते हैं, ये बार बार यूज होंगे ये सब। और अगर इन शब्दों का आपको मतलब नहीं पता होगा तो फिर आपको दिक्कत जाएगी, है ना। तो पहले इन शब्दों का मतलब समझो। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एक शब्द सर्वांगक्षम, ठीक है, जिसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। सर्वांगक्षम कॉन्ग्रुएंट। ये सर्वांगक्षम शब्द क्या होता है? क्या होता है सर्वांगक्षम? ठीक है, तो सुनो भाई, ठीक है ना। देखो भाई, मेरे पास ये दो बुकें हैं, दिख रही हैं आपको?
क्या दिख रही है आपको? ठीक है। इस जो ये बुक है इसका शेप आप देख पा रहे हो, है ना? इसका शेप ये है कि ये इसकी ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, ये इसका आप शेप देख पा रहे हो। ठीक है। और आप इस बुक को देखिए, है ना? ये दोनों बुकों के जो शेप हैं, मतलब आकार, क्या समान है? आप बोलोगे हाँ सर समान है। अच्छा बताओ, ये दोनों बुकों का माप मतलब साइज, शेप मतलब शेप का मतलब ये है कि ये इस आकार की है भाई, ये रेक्टेंगल टाइप की है, आयत के जैसी है, दिख रही है आपको आयत जैसी शेप, ये शेप है। और जो है ना माप का मतलब ये कितनी बड़ी कितनी छोटी है। तो इसकी माप और इसकी माप आप देखिए, इन दोनों बुकों की माप देखिए, लगभग बराबर आपको दिख रही होगी। आप बोलोगे हाँ सर, इन दोनों की माप और आकार एकदम सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे। तो बेटा क्या होता है, जब दो आकृतियों का आकार मतलब शेप, इंग्लिश वाला शब्द याद रखना तो आपको ज्यादा आसानी लगेगा, ठीक है ना? शेप मतलब ये किस टाइप का है, गोलाकार है, चौकोर है, अंडाकार है, ये शेप है उसका, ये उसका क्या है, शेप है, आकार, ठीक है। और माप मतलब साइज मतलब कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, ठीक है ना? तो अगर दो आकृतियों का आकार और माप दोनों बिल्कुल समान हो तो वह सर्वांग आकृतियां होती हैं, है ना? जैसे इनको अगर देखा जाए, इन दोनों बुकों को, तो इनका जो आकार और जो माप है दोनों बिल्कुल समान है, तो ये सर्वांग जो है ना आकृतियां हैं। ये मतलब आपकी सर्वांग आकृतियों में आ जाएगा, क्योंकि माप और आकार एकदम समान है, तो ये सर्वांग है। क्या है ये? सर्वांग। तो कोई भी दो आकृतियां जो आकार और माप में एकदम बराबर हैं तो ही वो सर्वांग होंगी, तो ही वो क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी, ठीक है ना? चलो अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ये मेरे पास त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज मेरे पास ये है, दूसरा त्रिभुज मेरे पास ये है। तो यदि इन दोनों त्रिभुजों के, जैसे मान के चलो ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा है 5, इसकी ये भुजा है 6 और इसकी ये भुजा है 7, और ऐसे ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा है 5, इसकी ये भुजा है 6 और इसकी ये भुजा है 7। ये वाला एंगल है ना? ये वाला एंगल है, ये जो आपका 30 डिग्री का है, ठीक है? ये वाला जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल है वो आपका मान लेता हूं, है ना, ये भी आपका 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री। आपको बता दिया, ऐसे ही बता दिया। तो ये भी यहाँ पर 30 का है, ये भी यहाँ पर 30 का है, और ये भी यहाँ पर 30 का है। तो ये आकृतियां सर्वांग होंगी। क्यों? क्योंकि इनकी भुजाओं और कोणों के माप बराबर है ना? भुजाएं और कोण जो है इसके एकदम बराबर है, इसीलिए ये सर्वांग आकृतियां हैं। तो सर्वांग के लिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं हो चाहिए, मतलब माप में आकार में दोनों में एकदम बराबर हो तो वो सर्वांग आकृति होंगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और ध्यान रखना, ये सर्वांग आकृति है, इसको एक बराबर लिखो और उसके ऊपर ये वाला साइन लगा दो, तो इसको हम इस साइन से व्यक्त करते हैं, सर्वांग समता को, ठीक है ना? ओके, तो ये सर्वांग आकृतियां हैं, ठीक है ना? चलो अब लेकिन समरूप, जिसको सिमिलैरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समरूप। देखो समरूप मतलब उसके समान, समरूप का मतलब क्या होता है? उसके समान, उसके समान होना चाहिए, उसके बराबर हो या ना हो चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना? चलो, तो समरूप, देखो जब दो आकृतियों का आकार मतलब शेप समान हो किंतु माप असमान हो सकती है, माप असमान हो सकते हैं। भाई समान भी हो सकती है और असमान, जरूरी नहीं है। भाई ध्यान रखना कि जितनी भी सर्वांग आकृतियां होती है वो समरूप होती हैं, आपको ध्यान रखना, जितनी भी सर्वांग आकृतियां हैं वो समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग नहीं होती। सभी सर्वांग समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांग नहीं होते, ठीक है ना? तो समरूप का मतलब क्या है कि आकार तो उनका मतलब शेप तो उनका समान हो, किंतु माप असमान भी होगी ना तो वो भी चलेगा। माप जो है ना असमान हो सकती है तो वो भी चलेगा। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ समझिए, जैसे मान के चलो मेरे पास ये वाली एक बुक है, दिख रही है, और मेरे पास ये वाली एक बुक है। अब आप बोलोगे इनका जो आकार है मतलब शेप है बिल्कुल समान है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, हाँ, और इसकी भी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। मतलब ये जो आकृतियों के जो शेप हैं बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, लेकिन इनकी माप बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई अलग है, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग है। तो शेप मतलब आकार इनका समान दिख रहा है, लेकिन इनकी जो माप है वो समान नहीं है।
तो ये जो आकृति हैं सर्वांग सम नहीं होंगी, कैसी होंगी? समरूप होंगी, क्योंकि इनका आकार समान है। इनका आकार क्या है? समान है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जब दो आकृतियों का आकार मतलब शेप समान हो, है ना, किंतु माप या जो साइज होती है वो असमान हो सकती है ना, और इसे हम ए वाले साइन केवल बराबर नहीं लगाते, केवल ये वाला साइन लगाते, ठीक है ना। ओके, अब मेरी बात यहां सुनिए। जैसे मान के चलो मैंने एक वृत्त बना लिया ये वाला, और मैंने एक ये वृत्त बना दिया, तो बताओ ये एक छोटा वृत्त और ये जो बड़ा वृत्त है, बताओ ये सर्वांग सम है या समरूप है? सर्वांग सम है या समरूप है? बोलो जल्दी से। तो आप बोलोगे सर ये समरूप होंगे, क्योंकि ये देखो छोटा है, इसकी माप कम है और इसकी माप ज्यादा है। सर आकार तो मतलब इनका जो शेप है वो तो एकदम समान है, लेकिन माप समान नहीं है, साइज समान नहीं है, इसलिए समरूप है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने बोल दिया ये वाला जो वृत्त है क्या इसके समरूप है? आप बोलोगे हाँ सर। ये वाला वृत्त इसके समरूप है? आप बोलोगे हाँ सर। तो कोई सा भी वृत्त हो, कोई सा भी, मतलब अगर एकदम फिक्स बराबर है, अगर बराबर है तो वो सर्वांग सम होंगे, लेकिन बराबर नहीं है तो वो क्या होंगे? समरूप। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि सभी व्रत समरूप होते हैं। सभी की बात की है, छोटा बड़ा बड़ा, है ना, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, सभी व्रत की बात की है, छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, है ना। तो सभी व्रत जो है ना समरूप होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना इस बात को, जितने भी व्रत होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट बेटा आपके सामने आता है, अगला पॉइंट आपके सामने आता है। जैसे मान के चलो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अब आपको ये त्रिभुज दिख रहे होंगे, तो सभी जो त्रिभुज, जितने भी आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, ये आकार में जो है ना, थोड़ा सा आप देखो ना, इनकी जो माप है वो माप अलग अलग है। ये बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, माप अलग अलग है, मतलब साइज इनकी जो है वो अलग अलग है, लेकिन आकार देखो समान है। इसमें भी 3 भुजाएं, इसमें भी 3 भुजाएं, इसमें भी 3 भुजाएं, आकार जो है वो समान है, लेकिन माप जो है अलग अलग है। तो ये आपके क्या होंगे? ये आपके समरूप होंगे। तो आप ऐसा एक पॉइंट लिख लेना बेटा, जिस प्रकार से सभी वृत्त समरूप होते हैं, उसी प्रकार से सभी त्रिभुज भी समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? सभी समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज की बात की है ना, सभी त्रिभुज की। अगर बराबर त्रिभुज है तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे, लेकिन सभी त्रिभुज की बात की है तो भाई सभी त्रिभुज तो समरूप होते हैं ना। सभी त्रिभुज कैसे होंगे बेटा? समरूप होंगे। क्लियर हो गई बात? कोई परेशानी तो नहीं है बेटा, है ना। आपको इन चीजों को याद रखना है, जो चीजें आपको मैं समझा रहा हूं इन चीजों को बेटा आपको याद रखना है ना। तो सभी जो आपके व्रत हैं वो समरूप है, और सभी त्रिभुज हैं वो भी क्या है? समरूप है। इसके अलावा अब अगर मैं वर्ग बना दूं, क्या बना दूं बेटा? वर्ग। जैसे मान के चलो मैंने ये वर्ग बना दिया, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर। ये वर्ग बना दिया, एक मैंने ये वाला वर्ग बना दिया, एक मैंने ये वाला वर्ग बना दिया, तो ये वर्ग है। तो बताओ ये आपको क्या दिख रहा है? इनका आप बोलोगे सर इसका जो आकार है वो तो समान दिख रहा है। हाँ, आकार समान दिख रहा होगा, आकार समान दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आकार समान। लेकिन मुझे ये बताओ क्या इनकी माप बराबर है? आप बोलोगे सर नहीं है ना। तो सभी वर्ग, ये वर्ग है ना, तो आप यहाँ पर ये बात लिख सकते हो, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना है ना। लेकिन बराबर वर्ग होंगे तो वो आपके सर्वांग सम होंगे, है ना। तो ये इन्हीं चीजों को आपको इनमें याद रखना है, इन्हीं चीजों को ध्यान इसमें रखना है, तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपका सारा काम जो है ना बन जाएगा, है ना, सारा काम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत और कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली, ठीक है ना बेटा। तो हमें क्या पढ़ा है? त्रिभुज की जो सर्वांग क्षमता है वो हमने आपको समझाई है ना। तो मुझे उम्मीद है ना, आपको समझ में आ गई होगी। बाकी तो हमें सर्वांग क्षमता इसमें पढ़ना है ना, और वो भी त्रिभुज की सर्वांग क्षमता पढ़ना है। मैंने सभी की सर्वांग क्षमता इसमें आपको समझाई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी और कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं। तो देखो बेटा, अब जो है ना हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज। हमने सभी त्रिभुज को देख लिया कि लगभग त्रिभुज जो है ना कितने टाइप के होती है। हमने सभी त्रिभुज को समझ लिया, ठीक है, हमने त्रिभुज को समझ लिया, क्लियर है। हमने समरूपता को समझ लिया, लेकिन भाई जो समरूपता है वो हमें त्रिभुज की पढ़ना है। तो समरूपता
हमें यहाँ पढ़ना समझना पड़ेगा कि अगर समरूप आकृतियां हैं तो उसके लिए क्या शर्त होती है ना, और समरूप आकृतियां हैं तो उसके लिए क्या कसौटियां होती हैं, हम कैसे उस आकृति को समरूप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर मुख्य रूप से इस चैप्टर में त्रिभुज की समरूपता पढ़ना है। किसकी? त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता, तो त्रिभुज की समरूपता की है ना शर्तें क्या होती हैं, क्या कसौटियां होती हैं, उनको हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल दो आप त्रिभुज की समरूपता, ठीक है ना। किसकी तरफ समरूपता? त्रिभुज की समरूपता। तो मेरे डियर साथियों ध्यान से आपको सुनना है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। अच्छा सर, ये दोनों को आप मतलब नहीं समझे हो, समझा दो एक बार, टेंशन काहे ले रहे हो। तो इनने क्या बोला कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी जो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब समानुपाती हो। बहुत बढ़िया बात समझे बेटा, बहुत बढ़िया आप कह रहे हो, ठीक है। अब इधर देखो, मान के चलो हमारे पास ये दो त्रिभुज है, बहुत अच्छे समझना, हमारे पास ये दो त्रिभुज है, ठीक है ना। ये दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी, और ये हमारे पास त्रिभुज है पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज है हमारे पास। अब इनने क्या बोला कि समरूप, अगर ये समरूप हैं तो इसकी ये शर्त है कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, ये इनकी शर्त है। तो संगत कोण बराबर मतलब ए, देखो ए का संगत क्या है, ये वाला, देखो इसके ये वाला ए ऊपर है तो ये भी ऊपर है, तो ये संगत कोण कहलाते हैं। कौन से कोण है? संगत। तो ए का संगत क्या है? पी है। ए का संगत क्या है? पी है। अच्छा, बी का संगत क्या है? बी का संगत क्या है? क्यू है। अच्छा, सी का संगत क्या है? आर। तो ये संगत कोण है, समझ लो आप, संगत कोण है। ये कौन से कोण है बेटा? संगत कोण, है ना। तो इसकी समरूपता की पहली शर्त है कि इनके संगत कोण बराबर हैं, है ना। संगत कोण कैसे हो? बराबर होने चाहिए। मतलब ए, एंगल जो ए है वो किसके बराबर होना चाहिए? एंगल पी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, है ना। एंगल जो बी है वो बराबर होना चाहिए एंगल क्यू के, बढ़िया है ना। और जो एंगल सी है वो बराबर होना चाहिए एंगल आर के। ये संगत कोण है ना। एक ही जैसे कोण, एक ही तरफ के कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे ये ऊपर का, ये इस तरफ का तो ये इस तरफ का, ये इस तरफ का तो ये इस तरफ का, ये संगत कोण है बेटा, ठीक है ना। तो ये संगत कोण बराबर हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब इनकी जो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। एक ही अनुपात में हो मतलब जो संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। संगत भुजाओं का जो अनुपात है ना वो कैसा होना चाहिए? बराबर। कैसा? कैसा? अब यहां देखो, है ना। संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती हो। इसका मतलब क्या है? संगत भुजाएं बराबर हो। कैसी बराबर हो? मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो। देखो, इसके जैसी भुजा कौन सी है? ये वाली। इसकी संगत भुजा कौन सी है? ये वाली। तो इनका अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी, ये क्या है? ए बी, और ये क्या है? पी क्यू। मतलब ऐसा ए बी बटे क्या होना? पी क्यू। ए बी बटे, देखो इसकी संगत भुजा, इसकी संगत भुजा, इसकी संगत ये वाली है, हाँ, तो ए बी बटे क्या? पी क्यू। और इस बीसी के संगत कौन है? क्यू आर, तो ये बीसी बटे क्या? क्यू आर, है ना। और एसी के संगत कौन है? पी आर, तो ये एसी बटे पी आर, एसी बटे क्या? पी आर। ये संगत जो भुजाएं आपको दिख रही हैं इनका अनुपात जो है ना बराबर होना चाहिए। संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात, ऐसा अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर, तीनों का। तो अगर ये कंडीशन है, संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो ये समरूप है, वरना समरूप नहीं है, है ना। तो ये समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता की क्या है? कसौटियां हैं, ठीक है ना। ये त्रिभुज की समरूपता की क्या है? शर्तें हैं। आप ये मान लेना, क्या है? शर्तें। त्रिभुज की समरूपता की क्या है? शर्तें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी एंड कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना बेटा। चलो, अब बेटा यहीं पर आप हेडिंग डाल दो, त्रिभुज की समरूपता की कुछ कसौटियां हैं। अच्छा सर, क्या कसौटियां हैं? तो भाई, अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज हैं और हमें उनको प्रूव करना है कि बताओ ये समरूप हैं या नहीं। हमारे पास कोई त्रिभुज है और हमें प्रूव करना है कि बताओ ये समरूप है या नहीं।
तो त्रिभुज की समरूपता की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कसौटियां होती हैं, उनको आप देख लो। देखो त्रिभुज की समरूपता की शर्तों या कसौटियों में देखो, पहले तो हम त्रिभुज को ए मतलब इस कसौटी से प्रूव कर सकते हैं। ए का मतलब क्या है? एंगल एंगल एंगल। अगर किसी त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हैं या दो एंगल भी बराबर हैं, एंगल एंगल है ना, ये आपका क्या है? एंगल एंगल एंगल। मतलब इसको हिंदी में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? कोण, ठीक है, कोण कोण समरूपता, समरूपता है ना, क्या समरूपता? तो कोण 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 समरूपता, या फिर दो कोण हो तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, समरूपता, ठीक है, समरूपता। तो देखो पहली तो ये कसौटी हो गई कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में ये कंडीशन आपकी आ रही है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो वो समरूप मान लेंगे। ये कसौटियां हैं, मतलब किन्हीं दो आकृतियों को, किन्हीं दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए ये वाली आप शर्त लगा सकते हो, ठीक है। चलो, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों को हमें समरूप प्रूव करना है तो उसके लिए आप एस 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 मतलब क्या है? देखो भुजा भुजा, साइड साइड साइड, तो भुजा 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 समरूपता, है ना, समरूपता, है ना। इससे भी आप प्रूव कर सकते हो। अगर किसी त्रिभुज में तीनों, अगर कोई आपके पास दो त्रिभुज हैं और यदि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो रही हैं तो भी वो समरूप होगा। अगर दो त्रिभुज हैं उसकी तीनों भुजाएं बराबर आ रही हैं तो भी वो समरूप होगा, ठीक है ना। चलो फिर अगला क्या है? तो अगला है बेटा एस ए एस। एस ए एस मतलब भुजा कोण भुजा, है ना, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता। मतलब इससे भी आप समरूप प्रूव कर सकते हो, है ना। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो भी वो समरूप होता है ना। तो भुजा कोण भुजा, ठीक है, समरूपता। और चौथी समरूपता है बेटा आर एच एस। आर एच एस, है ना, आर एच एस मतलब आर का मतलब क्या है? राइट एंगल। आर का मतलब क्या है? राइट, RIGHT, राइट एंगल, ठीक है। एच का मतलब क्या है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। और एस का मतलब क्या है? साइड। एस का मतलब क्या है? साइड। देखो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड अगर ये बराबर हैं तो वो RHS समरूपता होती है। कौन समरूपता होती है? RHS। अब सर हमें तो ना राइट एंगल के बारे में नहीं पता, हमें ना हाइपोटेनियस के बारे में नहीं पता, और हमें साइड के बारे में नहीं पता। तो भाई हमने आपको स्टार्टिंग में ही तो बताया था, कि जो राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री का, जो आपका एंगल 90 डिग्री पे हो वो आपका राइट एंगल होता है। मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। देखो अब आपको पता है, मैं आपको समझा चुका हूं कि देखो ये आपका क्या होता है? लंब होता है ना। लंब के सामने क्या होता है? आपको मैं समझा चुका हूं, कर्ण होता है। और ये आपका क्या होता है? एक आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। आप बोलोगे हाँ सर, है ना, आप बोलोगे हाँ सर। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, और हाइपोटेनियस जो कर्ण है, इस कर्ण को ही हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। और साइड में मतलब ये वाली साइड आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो देखो लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आधार को हम क्या बोलते हैं? बेस। और कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एक 90 डिग्री का कोण और एक कर्ण और एक कोई सी भुजा बराबर अगर आ गए तो वो RHS समरूपता हो गई। तो मतलब किन्हीं हम त्रिभुजों को, किन्हीं भी हमारे पास दो त्रिभुज हैं, उनको इनकी हेल्प से हम समरूप कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन फॉलो कर जाए, या ये वाली कर जाए, या ये कर जाए, या ये कर जाए, तो वो समरूप प्रूफ हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इतना समझ के बेटा अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज को करेंगे तो मजा ही आ जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। चलो करते हैं एक्सरसाइज को। अब हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, और एक्सरसाइज को देखना बिल्कुल यार चुटकियों में देखना खत्म करोगे, ठीक है ना। तो 6.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए, ठीक है ना, रिक्त स्थान को भरिए। तो देखो पहला हमारे पास रिक्त स्थान है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला क्या है? सभी व्रत। अब यहाँ देखो सभी व्रत की बात की है, कोई निश्चित व्रत की बात नहीं की, आपको सभी व्रत की बात की है। तो सभी व्रत मैंने आपको बताया था, सभी व्रत, छोटा हो बड़ा हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? समरूप आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चलो, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है सभी वर्ग। अब सभी वर्गों की बात कर रहे हैं।
अब भाई छोटा हो वर्ग बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी वर्ग की बात की है, तो सभी वर्ग कैसे होंगे, समरूप होंगे, है ना। तो इनको आंसर आप करते जाना, इनको आंसर करते जाना, मैं बोल रहा हूं ना, आप करते जाना क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। अब यहां से बोला है कि सभी त्रिभुज, यहां पर ये बोला है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। तो सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बताओ। समद्विबाहु होते हैं या समद्विबाहु, ठीक है, समबाहु होते हैं या समद्विबाहु होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो समरूप त्रिभुज, तो देखो समरूप त्रिभुज आपको मैंने आपको समझा दिया, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण बराबर हों उसे हम क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। जैसे तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण बराबर हों तो वो आपका कौन सा त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज होता है ना। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, है ना। कितनी भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज में देखो ये वाली दो भुजाएं बराबर होंगी तो ये ऐसा ही बन जाएगा, है ना। और ये जो है ना ऐसा भी बन जाएगा, मतलब ये जो समरूप त्रिभुज है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी आकृति अलग अलग हो सकती है ना। समकोण त्रिभुज की आकृति भी अलग अलग हो सकती है, समकोण की अलग अलग हो सकती है और जो समद्विबाहु है उसकी भी आकृति अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो समबाहु त्रिभुज है तो उसकी सभी भुजाएं और सभी आकार, सॉरी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, सभी के सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं बेटा, सभी के सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो सब समरूप होते हैं, ठीक है ना। चलो, है ना, तो ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना। इन जो समद्विबाहु त्रिभुज है इनकी आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग शेप में हो सकती हैं, इसीलिए जो है ना समद्विबाहु त्रिभुज नहीं समरूप होते, केवल समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बात को याद रखना, तो समबाहु भरना है इसमें, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला, भुजाओं की समान संख्या वाले दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भुजाओं की समान संख्या वाले दो समरूप, दो बहुभुज मतलब भुजाओं की समान संख्या वाले जो दो बहुभुज हैं वो समरूप कब कहलाते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, बराबर हो तथा उनकी संगत कोण कैसे हो, बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो, कैसी हो, समानुपाती हो। क्लियर हो गई बात बेटा, ठीक है। तो ये आपको है ना पूरे चीजें मैंने आपको समझाई हैं, है ना। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा एंड कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब आपको जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दे देना। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का दे देना उदाहरण, है ना, वृत्त का दे देना उदाहरण, वर्ग का दे देना, जो भी आपको देना है, दो आकृतियों को देना, कोई कोई सी भी, ठीक है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है उसको उदाहरण दे दो। तो आप एक काम करना, एक वृत्त का और एक वर्ग का दे देना, एक त्रिभुज का और एक आयत का दे देना, ऐसा आप कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है बताओ, है ना। अब बताइए कि तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो बताओ ये जो आपको दिख रहे हैं त्रिभुज समरूप दिख रहे हैं, भाई त्रिभुज समरूप हमको दिख ही नहीं रहे, त्रिभुज हमें समरूप दिख ही नहीं रहे, क्यों दिखेंगे बताओ। हमें त्रिभुज यहाँ समरूप नहीं दिख रहे, हमें यहाँ त्रिभुज समरूप नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है हमें त्रिभुज समरूप, क्योंकि देखो इसकी भुजा, सब इसकी भुजा और इसकी भुजा अलग अलग है ना, बिल्कुल अलग अलग है ना, बिल्कुल अलग अलग है, मतलब हमें यहाँ समरूप देखो। और कोण भी तो बराबर नहीं है, कोण भी तो आपको देखो बराबर नहीं दिख रहा है। अब कोण भी बराबर नहीं दिख रहा है ना, और भुजाएं भी बराबर नहीं दिख रही, तो समरूप कैसे होगा। तो बोल देना कि ये समरूप नहीं है, क्योंकि इनके है ना संगत भुजाएं जो है ना समानुपाती नहीं है और कोण बराबर नहीं है, ऐसा आप करके बोल सकते हो, बस ये है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पर जो इसके रिक्त स्थान है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये भाई हमारी प्रश्नावली खत्म हुई। और भाई हमें देखो आज हमने क्या कर लिया, हमने कंप्लीट बेसिक समझ लिया, ठीक है। कंप्लीट बेसिक के अलावा हमने और क्या समझा, कंप्लीट बेसिक के अलावा हमने यहाँ पर और क्या सीखा, 6.1 को कंप्लीट कर लिया। अब हमारी जो प्रश्नावली 6.2 बची है उसको हम समझेंगे, उसको हम देखेंगे, ठीक है ना।